हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे थे। हम लोग हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक से संबंधित कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने अशोक के 14 शिलालेखों और 7 स्तंभ लेखों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके बाद अशोक ने 3 तरह के अभिलेख लिखवाए थे: स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख। तो कुछ गुहा लेखों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या गुहा लेख था इनका। तो अशोक के जो गुहा लेख हैं, वो बराबर की गुफाओं में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की गुफा में अशोक ने 4 गुफाएं जो है आजीवक संप्रदाय को दी थी। आजीवक संप्रदायों के लिए 4 आजीवक संप्रदायों के लिए दिया था। आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कौन कौन सा था? तो कर्ण, चौपार, सुदामा और चौथा था विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कि आजीवक संप्रदायों के लिए इसने दिया था। इसके बाद इसके पोते दशरथ ने भी कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें से 3 गुफा उसने दिया था आजीवक संप्रदाय के लिए। कौन कौन सा था? तो गोपी, लोमर्षि और वाडिका। ये 3 गुफाएं इसके अशोक के पोते दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को दिया था। तो ये कुछ शिलालेख, स्तंभ लेख और उसके बाद कुछ गुहा लेखों के बारे में। इसमें अशोक ने गुफाओं में कुछ अपना चित्रण करवाया था। यहाँ कुछ अभिलेख लिखवाए थे, जिसको कहा जाता है गुहा लेख, जिसे यहाँ पे गुफाओं में जो अंकित किया गया है, जो लिखा गया है, उससे पता चलता है कि ये 4 जो गुफाएं हैं, ये 4 गुफाएं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। अशोक के द्वारा ही आजीवक संप्रदाय को दिया गया था। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार का प्रशासन था, कैसे प्रांत थे। तो 5 प्रांत, अशोक के समय में 5 प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। किसके समय में? अशोक के समय में। कौन कौन सा था? तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राशी और कलिंग। इन 5 भागों में इसका जो है अशोक का साम्राज्य बटा हुआ था, 5 भागों में। ये उत्तरापथ जो है, ये तक्षशिला के आसपास का जो क्षेत्र था, तक्षशिला के आसपास का जो क्षेत्र था, ये उत्तरापथ कहलाता था। स्वर्णगिरी का जो क्षेत्र था, वो दक्षिणापथ कहलाता था। उसके बाद अवंती जो है, ये उज्जैन का क्षेत्र था। उज्जैन का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? अवंती कहलाता। और पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था, वो प्रासी कहलाता था। पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था वो प्रासी कहलाता था। और कलिंग का जो क्षेत्र था वो तोसली कहलाता था। कलिंग का जो क्षेत्र था वो तोसली कहलाता था। तक्षशिला का आसपास का क्षेत्र उत्तरापथ, स्वर्णगिरी के आसपास का क्षेत्र दक्षिणापथ, उज्जैन का जो क्षेत्र था वो अवंती कहलाता था, पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था वो प्राशी कहलाता, तोसली का जो क्षेत्र था वो कलिंग कहलाता था। तो इन 5 भागों में ये मौर्य साम्राज्य क्या था? 5 प्रांतों में विभाजित था। इन्हें प्रांत कहा जाता था। 5 प्रांत थे। ठीक है। अब
उसके बाद जो है अशोक ने कुछ धम्म प्रचार के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया था, जिन्हें भेजा था अलग अलग स्थानों पर धम्म के प्रचार के लिए। धम्म का प्रचार, जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने जो शांति की नीति अपनाई, तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसने धर्म प्रचार के लिए लोगों को क्या किया था, भेजा था। तो किनको किनको कहाँ भेजा था, तो इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। अशोक का धम्म प्रचार, धम्म प्रचार के लिए अशोक ने कुछ लोगों को भेजा था। तो जैसे महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को कहां भेजा था, तो इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका में भेजा था महेंद्र और संघमित्रा। दोनों क्या है, ये दोनों जो है महेंद्र और संघमित्रा, ये अशोक के पुत्र और पुत्री हैं, जिन्हें अशोक ने कहा भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। किस लिए, तो धर्म के प्रचार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद अशोक ने महारक्षित को यूनान में भेजा था। महारक्षित, महारक्षित को कहां भेजा था, तो यूनान में भेजा था। यूनान में कहा, किसे भेजा था, तो महारक्षित को इसने भेजा था यूनान में, यूनान में भेजा था। इसके बाद मज्झंतिक, मज्झंतिक एक अधिकारी थे, इनको भेजा था कहां, तो इन्हें कश्मीर और गांधार के क्षेत्र में, कश्मीर और गांधार, कश्मीर और गांधार का पाकिस्तान के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में भेजा था। किसे, तो मज्झंतिक को अशोक ने भेजा था धम्म प्रचार के लिए, अपने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था इन लोगों को अशोक ने, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके, बौद्ध धर्म को और विस्तृत किया जा सके, इसके लिए इन्होंने भेजा था। इसके बाद आते हैं अर्थशास्त्र के ऊपर। तो अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के तीर्थों की चर्चा की गई है। मौर्य साम्राज्य के समय में, मौर्य साम्राज्य के समय में 26 प्रकार के तीर्थों की चर्चा की। अर्थशास्त्र एक मौर्य साम्राज्य के समय के इतिहास और व्यवस्था, जो राजनीतिक गतिविधियां थी, उन व्यवस्थाओं का एक संकलन हमें देखने को मिलता है। किसमें, तो अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है, जो लिखा था किसने, चाणक्य ने लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, घनानंद को हरा करके। तो इसी अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के तीर्थों की चर्चा, 18 प्रकार, 26 प्रकार के अध्यक्षों की चर्चा है। 26 प्रकार के अध्यक्षों की चर्चा। तो हमें 26 नहीं याद रखना है, कुछ 3-4 जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक थे पन्याध्यक्ष, एक थे पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष का कार्य था वाणिज्य विभाग को संभालना। ये क्या करते थे, वाणिज्य विभाग को, जिसे हम लोग कहते हैं वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री ये हुआ करते थे। वाणिज्य विभाग का इन्हें कार्यभार सौंपा जाता था। उसके बाद एक आते हैं सीताध्यक्ष। एक है सीताध्यक्ष। ये कृषि भूमि की क्या करते थे, हिसाब रखा करते थे। कृषि भूमि, कृषि की जो भूमि, कृषि योग्य जो भूमि होती थी, इस समय मौर्य प्रशासन के समय में उसे सीता कहा जाता था। कृषि करने योग्य जो भूमि होती थी उसे सीता कहा जाता था, और इस भूमि का जो लेखा जोखा रखते थे उन्हें सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो सीताध्यक्ष था भूमि से संबंधित। मुद्राध्यक्ष, एक है मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष क्या करते थे, तो मुद्राध्यक्ष का कार्य था पासपोर्ट जारी करना। क्या जारी करना,
पासपोर्ट, अभी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए लगता है पासपोर्ट, लेकिन उस समय क्या था, अपना जो जिस साम्राज्य का, जो मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र था, उससे बाहर जाने के लिए या वहां से लोगों को अंदर आने के लिए, मौर्य साम्राज्य के भीतर उनके क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए लोगों को क्या करना होता था, एक तरह का आईडी कार्ड बनता था, पहचान पत्र बनता था, जिसे अभी हम लोग कहते हैं पासपोर्ट कहते हैं। तो ये लोग, ये मुद्राध्यक्ष क्या करते थे, पासपोर्ट जारी करते थे और लोगों का इसका वेरिफिकेशन किया करते थे। उसके बाद है एक अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष, ये इनका क्या काम था, अकाराध्यक्ष जो है ये खान विभाग का, खनन विभाग का जो है, जिसे हम लोग कहते हैं खान कहते हैं ना, खनन विभाग के ये क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। तो खनन विभाग इन्हीं के अंदर कार्य करता था, जितना भी कार्य होता था खनन का, वो इनके अध्यक्षता में सारा कार्य होता था। उसके बाद एक थे गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष, ये गणिका पर नियंत्रण। इस समय में मौर्य प्रशासन के समय, मौर्य काल में जो महिलाएं स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति को अपनाती थी, उन्हें गणिका कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। और ये भी एक जो क्षेत्र है, गणिका का जो क्षेत्र है, ये वेश्यावृत्ति का जो क्षेत्र है, इससे भी मौर्य साम्राज्य को एक अच्छा खासा वहां से आय होता था, इनकम होती थी। इसीलिए उसका भी एक अध्यक्ष हुआ करता था, जिसे गणिका अध्यक्ष कहा जाता है। ये थे 26 तीर्थों में कुछ 4-5 अध्यक्षों की चर्चा की गई है, जिसके बारे में हमें याद रखना है। कुछ और भी बहुत सारे 26, वैसे तो 26 अध्यक्षों की चर्चा की गई है, लेकिन 26 का हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद 18 तीर्थों की इसमें चर्चा की गई है। 18 प्रकार के तीर्थ, 18 प्रकार के तीर्थों की चर्चा की गई है। ये तीर्थ क्या है, तो ये किसी न किसी क्षेत्र के, ये भी क्या होते थे, एक अधिकारी ही हुआ करते थे। अधिकारी को ही यहाँ पर तीर्थ कहा जाता था। एक किसी न किसी विभाग के, किसी न किसी क्षेत्र में ये अधिकारी होते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। तो 18 तीर्थों की इसमें चर्चा की गई है। तो हमें 18 नहीं, 4-5 हम इसमें भी ध्यान में रखेंगे कि 4-5 जो प्रमुख तीर्थ हैं उनके विषय में हम लोग ध्यान रखेंगे, बाकी ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक होते थे समाहर्ता। एक होते थे कौन, समाहर्ता, जो राजस्व विभाग का ध्यान रखते थे। जो राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे। देखिए, ये वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे कौन, पन्याध्यक्ष। पूरा का पूरा मुद्रा का जो भी लेन देन होगा, जितना भी कार्य होगा, वो सब इनके अंदर होगा। लेकिन ये क्या थे, समाहर्ता, राजस्व विभाग के अध्यक्ष, यानी जो टैक्स कलेक्ट होगा, टैक्स के कलेक्शन करता ये थे कौन, समाहर्ता। उसके बाद एक होता था सन्निधाता। सन्निधाता, ये जो है राजकीय कोषागार के अध्यक्ष होते थे। ये क्या करते थे, ये राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष, ये क्या होते थे, राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। उसके बाद एक सेनापति। सेनापति ये क्या करते थे, तो ये जो सेनाएं थी उन सेनाओं के प्रमुख हुआ करते थे, सेनापति। उसके बाद युवराज। युवराज राजा के पुत्र को कहा जाता था। एक युवराज की नियुक्ति करते थे राजा, और उन्हें किसी न किसी क्षेत्र का ये जो है युवराज, राजा की अनुपस्थिति में क्या करते थे, राज्य का संचालन करते थे। और राजा के रहते हुए ये राजकाज को क्या करते थे, सीखते थे राजा के साथ रह करके, और राजा की अनुपस्थिति में ये सारे कार्यभार को क्या करते थे, संभालते थे युवराज। उसके बाद एक दंडपाल हुआ करते थे। कौन, तो दंडपाल। दंडपाल का क्या कार्य होता था, तो दंडपाल का कार्य था दंड देना। दंड देने का जो कार्य होता था वो किसका होता था, दंडपाल का कार्य होता था। उसके बाद एक थे आर्टविक।
आठविक, ये क्या होते थे? ये वन विभाग के अध्यक्ष होते थे। ये वन विभाग के अध्यक्षता करते थे। वन विभाग, वन विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो आठविक कहा जाता था। ये वन विभाग को संभालते थे। तो ये 4-5 इसमें भी जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख कुछ अधिकारियों के बारे में। तो अर्थशास्त्र में 2 प्रमुख अधिकारियों की चर्चा की गई है। किसकी? तो एक है एस्ट्रोनोमोई और एक है एग्रोनोमोई। एक है एस्ट्रो, इसको हम लोग मिटा देते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। एक होते थे एस्ट्रोनोमोई, एक होते थे एस्ट्रोनोमोई। ये जो है सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, जिसे नगर कमिश्नर कहा जाता है। नगर कमिश्नर जैसे समझते हैं ना कि एक क्षेत्र का एक नगर कमिश्नर होता है, तो उसी तरह से ये एक तरह से नगर कमिश्नर का थे। इन्हें एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। और एक है एग्रोनोमोई, एक है एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई, एक एस्ट्रोनोमोई और एक है एग्रोनोमोई। एस्ट्रोनोमोई क्या है? सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे नगर कमिश्नर की तरह। और एक होते थे एग्रोनोमोई, जो कि सड़क विभाग का कार्य देखते थे, सड़क निर्माण का कार्य देखते थे एक तरह। और जिले के सबसे प्रमुख अधिकारी के रूप में ये क्या करते थे? कार्य करते थे। जैसे वर्तमान समय में देखते हैं डीएम जिस प्रकार से एक कलेक्टर पूरे जिले का कार्यभार देखता है, उसी तरह से ये एग्रोनोमोई हुआ करते थे। एग्रोनोमोई जो कि पूरे जिले का कार्य देखा करते थे और सड़क निर्माण की विशेष रूप से इन्हें कार्यभार दिया जाता था। उसके बाद एक अमात्य हुआ करते थे। अमात्य जो है ये अधिकारियों का एक समूह होता था। अमात्य जो है एक अधिकारियों का समूह होता था, जिसमें बहुत सारे अधिकारियों को शामिल किया जाता था। और एक होते थे महामात्य, एक होते थे महामात्य, जो इन अमात्यों के क्या होते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। इनमें से जो प्रमुख होते थे, हेड जिन्हें कहा जाता है, वो क्या होते थे? महामात्य। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जितने भी उनके मंत्रिमंडल में चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रिमंडल में थे, उसके जो हेड थे वो कौन थे? तो चाणक्य थे। तो चाणक्य को महामात्य कहा जाता था। और अमात्य क्या होते हैं? इन महामात्य के नीचे रहने वाले सभी अधिकारी जो होते हैं वो अमात्य कहलाते हैं। उसके बाद एक था अग्रमात्य। एक होता है अग्रमात्य। ये जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस शासन व्यवस्था मौर्य शासन काल में। अग्रमात्य जो है प्रधानमंत्री का कार्य करते थे। तो प्रधानमंत्री जो होते थे उन्हें कहा जाता था अग्रमात्य। ठीक है, आगे देखते हैं उसके बाद जो है इनके समय में, मौर्य प्रशासन के समय में जो सारी व्यवस्थाएं थी, प्रशासन था, वो उस प्रशासन को कई भागों में विभाजित किया जाता है। कई स्टेप में उन्हें क्या किया जाता है? विभाजित करके बताया गया है। इनके समय में जो प्रशासन का विभाजन था, प्रशासन जो थी इनकी, ये जो है किस प्रकार से, कितने भागों में विभाजित थी? तो देखिए, सबसे ऊपर होता था केंद्र। सबसे ऊपर क्या होता था? केंद्र होता था। और केंद्र के नीचे होते थे प्रांत। इसके नीचे होते थे प्रांत। प्रांत क्या होता है? तो प्रमुख अधिकारी या कुमारी या आर्य। प्रांत होता था कोई एक जो क्षेत्र होता था, क्षेत्र विशेष, जैसे राज्य कहते हैं, जैसे वर्तमान में हम लोग राज्य कहते हैं, तो वैसे ही प्रांत हुआ करते थे। और प्रांत के जो अधिकारी, यहाँ तो केंद्र में राजा बैठता था, केंद्र में क्या होता था? राजा बैठता था। लेकिन प्रांत में जो है, प्रांत में सबसे प्रमुख होते थे राजकुमार। सबसे प्रमुख कौन होते थे? राजकुमार।
राजकुमार राजा के जो पुत्र होते थे उन्हीं में से किसी को अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में क्या होता था, उन्हें कार्यभार दे दिया जाता था कि इस प्रांत को का प्रशासन तुम्हें संभालना है। जैसे अशोक को दिया गया था, अशोक थे कहाँ, कश्मीर में क्या था, अशोक वहाँ प्रांत में अशोक को भेजा गया था। किस रूप में, तो वहाँ के अधिकारी के रूप में, वहाँ प्रशासक के रूप में अशोक को भेजा गया था, जहाँ उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो कश्मीर में चल रहा था, उपद्रव चल रहा था, जो राजा के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा था, उसे क्या किया था, अशोक ने शांत किया था। तो एक प्रांत क्या होता था, राज्य के समान, जिसके जो प्रमुख होते थे वो कौन होते थे, राजकुमार होते थे। इसके बाद होता है प्रांत के बाद होता है मंडल। प्रांत के बाद क्या होता है, मंडल। प्रांत के बाद मंडल। इसके जो प्रमुख अधिकारी होते थे इसे कहा जाता था प्रदेष्टा। इसे क्या कहा जाता था, प्रदेष्टा कहा जाता था। प्रांत मंडल के नीचे होते थे विषय या विषय। प्रांत के नीचे जो है विषय होते थे। इसके अध्यक्ष को कहा जाता था, इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो विषयपति कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, तो इसे विषयपति कहा जाता था। विषय के नीचे होते थे स्थानीय। विषय के नीचे होता था स्थानीय। और यहाँ ये स्थानीय जो होता था, ये लगभग 800 गांवों का एक समूह होता था, जिसके अंदर 800 गांव आते थे। 800 गांव इस स्थानीय के अंदर आते थे। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, स्थानिक कहा जाता था। और स्थानीय के नीचे होता था द्रोणमुख। इसके नीचे होता था द्रोणमुख। इसके नीचे क्या होता था, तो द्रोणमुख। द्रोणमुख जो है 400 गांव का समूह होता था। इसमें 400 गांव होते थे। इसके अंदर 400 गांव होते थे। और द्रोण के नीचे होता था एक संग्रहण। इसके नीचे एक होता था संग्रहण। संग्रहण। और संग्रहण के नीचे होता है सबसे लास्ट में गांव, जिसमें एक गांव की चर्चा की जाती है, गांव। तो गांव का जो अधिकारी होता था उसे गोप या ग्रामिक कहा जाता था। गोप कहा जाता था या ग्रामिक कहा जाता था। तो इस तरह से गांव मौर्य साम्राज्य में प्रशासन को क्या किया गया था, तो विभाजित किया गया था। केंद्र, प्रांत, मंडल, विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, संग्रहण और फिर लास्ट में गांव। इसी क्रम में क्या किया गया था, तो विभाजित किया गया था। उसके बाद अब हम लोग ये जो है गांव, सबसे छोटी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को गांव कहा जाता था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया हम लोगों का प्रशासन से संबंधित, किस तरह से प्रशासन, मौर्य प्रशासन बटा हुआ था, कितने भागों में बटा हुआ था। उसके बाद कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, तो इसमें 7 राजस्व प्राप्ति के राजस्व प्राप्ति के 7 स्रोतों का क्या किया गया है, चर्चा किया गया है कि 7 तरह से राजस्व प्राप्ति के 7 स्रोत हैं। इन जगहों से क्या होता है, राजा को राजस्व की प्राप्ति होती है। कैसे होती है, कहां कहां से, तो पहला तो दुर्ग से प्राप्त होता है। उसके बाद राष्ट्र से, उसके बाद खनी से, खनी के बाद है सेतु से, सेतु के बाद वन, उसके बाद वनिक पथ, और सबसे लास्ट में है ब्रज। ये 7 जगहों से, दुर्ग से, राष्ट्र से, खनी से, सेतु से, वन से, वनिक पथ से और ब्रज से। दुर्ग से क्या होता था, यहां से नगरों से जो प्राप्त, बड़े बड़े शहरों से जो प्राप्त होता था आय, उसे क्या कहा जाता था, तो दुर्ग कहा जाता था। उसके बाद गांव या जनपदों से जो प्राप्त होता था टैक्स, उसे क्या कहा जाता था, राष्ट्र
राष्ट्र का अर्थ गांवों से और या जनपदों से प्राप्त आय, खनि यानी कि से खनिज से प्राप्त, खनन से, खान से जो प्राप्त होता है कुछ टैक्स। अब किसी को खनन करने का अनुमति दे दिया गया तो वहां से कुछ टैक्स लिया जाता था, तो उससे जो टैक्स होता था उसे क्या करते थे, खनि। उसके बाद सेतु से लिया जाता, सेतु का है यानी फल और सब्जी की बिक्री पर जो टैक्स लिया जाता था उसे सेतु कहा जाता था। उसके बाद वन से जो प्राप्त होता था, वन की कटाई छटाई, वहां बिक्री, जो लकड़ी की बिक्री होती थी वहां से जो टैक्स प्राप्त होता था तो वो वन के अंदर। वनिक पथ से यानी व्यापारियों के द्वारा जो रास्ते का उपयोग किया जाता था, जैसे टोल टैक्स कहते हैं, टोल टैक्स गाड़ी पे चलते हैं तो वनिक, उसी टैक्स रोड पे टैक्स लगता है ना, तो उसी तरह से वनिक पथ होता था, यानी जो कि स्थल मार्ग या जल मार्ग जो भी हो वहां से जो प्राप्त होता था टैक्स। उसके बाद ब्रज यानी पशुओं से जो टैक्स प्राप्त होता था, पशुओं के रखने पर में जो टैक्स लगता था उसे क्या कहते थे, ब्रज। तो इन 7 जगहों से क्या होता था, मौर्य साम्राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती थी, टैक्स की प्राप्ति होती थी। और कुछ और अन्य भी टैक्स लगते थे, जैसे विष्टि जो कि निःशुल्क टैक्स था, यानी बेगारी शुल्क लगता था। उसके बाद बलि था जो कि धार्मिक कर लगता, धार्मिक कार्यक्रमों पर टैक्स लगता था। उसके बाद विविध था जो कि चारागाह पर टैक्स लगता था। उसके बाद वर्तनी था जो सीमा पार करने का, यानी कि अपने बॉर्डर को टपने के लिए, पार करने के लिए टैक्स देना पड़ता था सरकार को, या कोई जो हमारी सीमा के अंदर आएगा तो उसे कुछ टैक्स देना पड़ता था इस सीमा के भीतर आने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता था, तो वर्तनी। इसी तरह से बहुत सारे टैक्स मौर्य साम्राज्य में लिए जाते थे। तो वैसे मुख्य रूप से इन 7 टैक्सों के बारे में, 7 प्रकार के स्रोत जो है राजस्व प्राप्ति के, इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के फसलों की चर्चा की गई है। फसल, 3 प्रकार के फसलों की चर्चा की गई है। कौन कौन सा है, तो हेमन, उसके बाद ग्रीष्मिक, और तीसरा जो है वो है केदार। 3 तरह के फसल थे, रबी, ये हेमंत, ग्रीष्मिक और केदार। जिसे कहा गया है रबी फसल, खरीफ फसल, और उसके बाद जायद फसल। तीसरा जो केदार है इसे क्या कहते हैं, जायद फसल। 3 तरह के फसलों की चर्चा की गई है। कहाँ, तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसमें चर्चा की गई है। उसके बाद सेनाओं के बारे में, तो मौर्य प्रशासन के समय में 2 तरह की सेनाओं को रखने का प्रावधान था, एक स्थायी सेना और दूसरा है किराए की सेना। जो स्थायी सेना थी, कुछ स्थायी सेनाओं को रखा जाता था और कुछ युद्ध के समय पर किराए पर यानी लिया जाता था सेना, जिसे कि युद्ध के समय उपयोग किया गया, और उन्हें युद्ध के समय में जो उन्हें वेतन देना है